गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग काव्य में मैथिली चरण गुप्त को पढ़ रहे हैं। तो जीवन परिचय आप लोग लिखे हैं, तैयार किए होंगे, और अगर तैयार नहीं किए हैं तो तैयार कर लें। अब उनकी रचना जो है पंचवटी हम लोग पढ़ेंगे। पंचवटी जो रचना है ये इनके पंचवटी संग्रह से ही लिया गया है। पंचवटी के कुछ पद इसमें जो है संकलित किए गए हैं। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। पंचवटी शब्द जो है वो 5 बट वृक्षों का समूह, 5 बट वृक्षों का समूह वो पंचवटी है, जहाँ वनवास के दौरान भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण निवास कर रहे थे। उसी स्थान का सुंदर वर्णन कवि गुप्त जी ने, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कवि गुप्त जी पंचवटी की रात्रकालीन सुंदरता का वर्णन किए हैं। रात्रि के समय ओस की बूंदें बिखरी हुई हैं, और ओस की बूंदें वो कैसे बिखरी हुई हैं कि जैसे आप देखते हैं सुबह ओस की जो बूंदें होती है वो तिनकों के नोकों पर एक बूंद की तरह लटकी हुई दिखाई पड़ती है। और जब हम प्रसन्न होते हैं तो प्रकृति हमारी प्रसन्नता में उन्हीं ओस की बूंदों के द्वारा वो प्रसन्न दिखाई पड़ती है, और हम दुखी होते हैं तो उन्हीं ओस की बूंदों के द्वारा वो हमारे दुख में दुखी दिखाई पड़ती है। तो कह रहे चारु चंद की चंचल किरणें, चारु मतलब सुंदर, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, जल और स्थल सभी जगह क्रीड़ा कर रही है, अर्थात बिखरी हुई है। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और स्थल सभी जगह बिखरी हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। अवन मतलब धरती और अंबर मतलब आकाश। धरती और आकाश की तली में सुंदर चंद्रमा की चांदनी बिछी हुई है, और पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, हरे तिनकों के नोकों के द्वारा। अब हरे तिनकों के नोकों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ओस की बूंदें जो है उसी के ऊपर जो है लटकी हुई दिखाई पड़ती है, हरे तृणों की नोकों से। मतलब ये धरती जो है पुलक प्रकट करती है धरती, धरती अपनी प्रसन्नता ओस की बूंदों के द्वारा जो हरे तिनके पर लटकी हुई है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि हरे तिनकों के नोकों पर लिपटे हुए ओस की बूंदों के द्वारा धरती अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है, और मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो वृक्ष हैं वो झूम रहे हैं, मतलब कि मस्ती में वो झूम रहे हैं, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। धीरे धीरे चलने वाली हवा के कारण मस्ती में वृक्ष झूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा है, कह रहे हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा है कौन धनुर्धर
जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगीशा बना दृष्टिगत होता है। मतलब पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, 5 बट वृक्षों की छाया के नीचे सुंदर घास फूस की कुटिया बनी हुई है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, 5 बट वृक्षों की छाया के नीचे सुंदर घास फूस की कुटिया बनी हुई है। उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर, मतलब उसके सामने स्वच्छ शिला पर, मतलब साफ सुथरी पर्वत की चट्टान के ऊपर धीर वीर निर्भीक मन, धैर्यवान वीर निडर मन वाला जाग रहा है। कौन धनुर्धर? कोई धनुर्धारी वीर जागरण कर रहा है। उस शिला पर, स्वच्छ शिला के ऊपर, स्वच्छ साफ सुंदर चट्टान के ऊपर कोई धनुर्धारी वीर जागरण कर रहा है। जबकि भुवन भर सोता है, जबकि इस समय पूरा संसार निद्रा में डूबा हुआ। रात्रिकालीन बेला है और रात्रि में जब सभी लोग सो गए हैं तब भी वो धैर्यवान वीर निर्भीक युवक वहां जागरण कर रहा है। और भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ऐसा उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो समस्त सुखों का भोग करने वाले कामदेव यहाँ योगी के रूप में बैठे दिखाई पड़ रहे हो। लक्ष्मण जी की सुंदरता का वर्णन यहाँ किया गया है। लक्ष्मण जी सुंदर थे, राजकुमार थे, भले वो सन्यासी का वेश धारण कर लिए थे लेकिन थे तो राजकुमार ही, सुंदर थे। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि भोगी कुसुमायुध योगी सा, भोगी मतलब समस्त सुखों का भोग करने वाला कामदेव, कुसुमायुध मतलब कामदेव, समस्त सुखों का भोग करने वाला कामदेव योगी सा बना दृष्टिगत होता है। एक बैरागी के समान दिखाई पड़ रहा है, मतलब एक योगी के समान वहां बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब उसको देख करके कभी अपने मन में सोचता है कि आखिर ये यहाँ क्यों बैठा हुआ है। जैसे अगर कोई अमूल्य खजाना उस कुटिया में हो तो उसकी रक्षा के लिए तो पहरेदार नियुक्त तो हो सकते हैं, लेकिन अगर वैसे एक झोपड़ी हो तो उसके अगर सामने कोई पहरा दे तो सोचने वाली भी बात है। तो वही यहाँ है, कह रहे किस व्रत में है व्रती वीर या निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। कवि मैथिली चरण गुप्त जी कहते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर या, मतलब कि यह व्रती युवक, वीर युवक कौन सा व्रत धारण कर लिया है कि जिसमें अपनी निद्रा का ये परित्याग कर दिया है। राजभोग के योग्य, ये तो किसी राज सुख का भोग करने योग्य है, लेकिन विपिन में बैठा आज विराग ले, लेकिन आज इस जंगल में ये वैराग्य धारण किए बैठा हुआ है। ये तो किसी राजा का, किसी राज्य का राजा होना चाहिए इसको, इसे तो राज सुख भोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ इस जंगल में ये आज वैराग्य धारण किए हुए बैठा हुआ है। आगे कह रहे हैं कि बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिस कुटिया का ये पहरेदार बन करके बैठा हुआ है, भला उस कुटिया में कौन सा अमूल्य खजाना रखा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिस कुटिया का ये पहरेदार बन करके बैठा हुआ है, उस कुटिया में भला कौन सा अमूल्य खजाना रखा हुआ है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। जिसकी रक्षा में इसका तन मन और जीवन सब कुछ समर्पित है। कह रहे हैं, फिर से देखिए, कह रहे किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, मतलब यह वीर युवक कौन सा व्रत धारण कर लिया है जिसमें अपनी निद्रा का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास के दौरान नहीं सोए थे, वो ना सोने का व्रत धारण कर लिए थे। तो वह उस कुटिया के सामने पहरा दे रहे हैं जहां भगवान श्री राम और देवी सीता निवास कर रहे, विश्राम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए। राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्त जी कहते हैं कि यह वीर युवक कौन सा व्रत धारण कर लिया है जिसमें अपनी निद्रा का
परित्याग कर दिया है। राजभोग के योग्य, ये तो किसी राज सुख का भोग करने योग्य है। विपिन में बैठा आज विराग, लेकिन आज इस जंगल में ये वैराग्य धारण किए हुए बैठा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिस कुटिया का एक पहरेदार बन करके बैठा हुआ है, भला उस कुटिया में कौन सा अमूल्य खजाना रखा हुआ है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। जिसकी रक्षा में इसका तन, मन और जीवन समर्पित है। अब इसमें आपको पहले वाले की व्याख्या लिखनी है। इसमें आप प्रसंग संदर्भ लिख ले जाएंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि पंचवटी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पंचवटी के रात्रिकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या आप लिख ले जाएंगे। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि हरे तिनकों पर पड़े हुए ओस की बूंदों के द्वारा धरती अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। रस लिखेंगे श्रृंगार। छंद नाटक छंद है, नाटक छंद। अलंकार अनुप्रास है। भाषा खड़ी बोली है और शैली मुक्तक शैली है। तो इसको आप लिखेंगे। चलिए वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।